वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 38 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। यह है टेस्ट नंबर 39। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। किन क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है, बताइए। ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं की वस्तुओं को दी जाने वाली जो डिलीवरी है वो ड्रोन के माध्यम से दी जा सकती है क्या। लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण, ऊंचे टावरों और गहरी सुरंगों के भीतर जाकर हालात का पता लगाना, युद्ध में बम बरसाने वाले हथियार के तौर पर, बताइए। देखिए, बिल्कुल ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की डिलीवरी की जा रही है ड्रोन से। लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। नेशनल पार्क में, बायोस्फीयर रिजर्व में देख रेख की जा सकती है उसके ऊपर कैमरा लगाकर। ऊंचे टावरों और गहरी सुरंगों के भीतर जाकर हालात का पता लगाना, और युद्ध में बम बरसाने वाले हथियार के तौर पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। सारे के सारे D 1 2 3 4। तो ड्रोन का उपयोग कई तरह के कार्यों के लिए किया जा सकता है, और आज कठिन लगने वाले प्रत्येक कार्य को सरल बनाने के लिए लगभग प्रत्येक क्षेत्र में इनका जो है इस्तेमाल किया जाने लगा है। और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। शहरों में ज़मीन का सर्वे और अतिक्रमण के बारे में जानकारी, वनों और वन्य जीवों की निगरानी, ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की डिलीवरी, रेल तथा सड़क मार्गों का सर्वेक्षण, सीमाओं की निगरानी। और क्या क्या किया जा रहा है। कृषि कार्यों में इनका उपयोग, पुरातत्व सर्वेक्षण में, पुलिस और सेना के लिए निगरानी, वेयर हाउस में सामान की गिनती और टैगिंग, ठीक है। ऊंचे टावरों और गहरी सुरंगों के भीतर जाकर हालात का पता लगाना, खाद्यान्नों के भीतर जाकर विषाक्त गैस आदि का पता लगाना, फोटोग्राफी और फिल्मों की शूटिंग, इसमें तो बहुत चल रहा है ये, और खेलों की रिपोर्टिंग। और क्या, लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण, जंगल की आग बुझाने के लिए, तेल पाइपलाइनों पर निगरानी, और खिलौनों के तौर पर, और यहाँ तक कि युद्ध में बम बरसाने वाले हथियार के तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पिकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुए के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पिकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ, पिकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ यह केवल भारत तक ही सीमित है क्या। यह नदी, नालों, झीलों और तालाबों के तल में कीचड़ या रेत में पाए जाते हैं। इसे IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, बताइए। देखिए, अभी एक असम के मछली बाज़ार में, मछली बाज़ार से जो है पिकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुए को बचाया गया है, क्योंकि ये IUCN की रेड लिस्ट में है और वुल्नरेबल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, और साइट्स के परिशिष्ट वन में भी इसको शामिल किया गया है। और ये भारत में भी पाया जाता है, भारत के साथ पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी है। ऐसा नहीं है केवल भारत तक सीमित है, हाँ 3 देशों तक सीमित है, इसलिए गलत हो जाता है उत्तर। ये कहाँ मिलेगा आपको, नदी में, नालों में, झीलों में, तालाबों के तल में, कीचड़ या रेत में पाए जाते हैं, ठीक है। केवल 2 यहाँ पर सही हो गया। तो देखिए, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य असम के सिलचर में एक मछली बाजार से पिकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुआ, पिकॉक सॉफ्ट सेल्ड कछुए को बचाया गया है। इस कछुए का जो सिर होता है वो बड़ा होता है, और सिर एवं शरीर का जो रंग होता है वो ऑलिव ग्रीन होता है। इसका जो सिर होता है विशेषकर आँखों के पीछे होता है, एवं शरीर पर पीले और नारंगी धब्बे होते हैं, ठीक है। शरीर ऑलिव ग्रीन है और शरीर पर पीले और नारंगी रंग के धब्बे हैं। यह प्रजाति भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक सीमित है। तो इन 3 देशों में सीमित है, ऐसे नहीं केवल भारत में सीमित है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। भारत में यह उत्तरी एवं मध्य भागों में व्यापक रूप से पाया जाता है। ये आपको मिलेंगे नदी में, नालों में, झीलों में, तालाबों के तल में, जो कीचड़ होती है वहाँ पर, या रेत में मिलेंगे, ये है। तो अगर संरक्षण की स्थिति के तौर पर देखें तो IUCN की रेड लिस्ट में वुल्नरेबल है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, इसलिए गलत है तीसरा स्टेटमेंट। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये शामिल है, और साइट्स के परिशिष्ट वन में ये शामिल है। ये क्या होते हैं, इन पर कई कई बार प्रश्न बनाया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। वर्ष 2008 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। PCS का फेवरेट है, बहुत पूछते हैं इसको। इसके तहत केंद्र सरकार अकुशल श्रम की पूरी लागत वहन करेगी क्या, बताइए। देखिए, पहली बात तो 2008 में नहीं,
बल्कि 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया था और इसके तहत केंद्र सरकार अकुशल श्रम की पूरी लागत वहन करेगी। ये दूसरा वाला करेक्ट है केवल। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे वर्ष 2010 में मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत ग्रामीण भारत में प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है के लिए 100 दिन का रोजगार, वो भी गारंटी युक्त प्रावधान किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका सुरक्षा प्रदान की जा सके। ठीक है, इस योजना के तहत केंद्र सरकार अकुशल श्रम की पूरी लागत और सामग्री की लागत का 75% हिस्सा वहन करेगी, बाकी 25% राज्य सरकारें। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। इन्फ्लुएंजा एक कवक संक्रमण है जो श्वसन प्रणाली पर हमला करता है। सुपर इन्फेक्शन एक संक्रमण है जो पूर्व संक्रमण के बाद होता है। मतलब मान लीजिए मेरे को इन्फेक्शन हो गया, तो एक हो गया 2 4 6 8, ठीक है, मतलब स्टेज उसकी बढ़ती जा रही है। तो एक पूर्व स्टेज जो थी मेरी वो एडवांस स्टेज में चली गई, तो क्या हो गया मेरे को, वो छोटा सा इन्फेक्शन सुपर इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। लेकिन इन्फ्लुएंजा तो वायरल संक्रमण है ना, कवक संक्रमण तो है नहीं। H9N1, ठीक है, H9N1। और बर्ड फ्लू क्या है, H5N1। तो केवल 2 यहाँ पर सही है। तो इन्फ्लुएंजा एक वायरल संक्रमण है जो श्वसन प्रणाली यानी नाक, गले और फेफड़े को प्रभावित करता है, जिसे आमतौर पर कहते हैं फ्लू। तो गलत है पहला, कवक लिखा है वहाँ पर। सुपर इन्फेक्शन पूर्व संक्रमण के बाद होने वाला एक संक्रमण है। यह विशेष रूप से व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवाओं के उपचार के बाद होता है। यह एंटीबायोटिक दवाओं से होने वाले जीवाणु या यीस्ट असंतुलन के कारण बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। अगर इसको उदाहरण के तौर पर समझे तो इन्फ्लुएंजा एक वायरस के कारण होता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा रोगियों में मृत्यु का सबसे आम कारक है या कारण है द्वितीयक निमोनिया। मान लीजिए पहले इन्फ्लुएंजा हुआ, 4 से 6 दिन रहा, उसके बाद क्या हुआ, हालत बिगड़ी और निमोनिया भी हो गया। और निमोनिया किससे हो गया, बैक्टीरिया के कारण। क्या हो गया, फिर मृत्यु का कारण जो है बन सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। HIV या एड्स से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई। कल विश्व स्तर पर वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया। कौन कौन सी पहले HIV या एड्स से निपटने के लिए है। 90-90-90 लक्ष्य तो है, बहुत न्यूज़ में रहा ये। रेड रिबन भी है, प्रोजेक्ट सनराइज भी है, तीनों के तीनों हैं, डी है इसका उत्तर। तो पूरे वर्ष में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी कल मनाया गया। और वर्ष 2020 की थीम क्या है, वैश्विक एकजुटता लोचशील HIV सेवाएं। वैश्विक एकजुटता लोचशील HIV सेवाएं। देखिए जो पद है 90-90-90 अनएड्स कार्यक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्य को संदर्भित करता है। इस लक्ष्य के अनुसार यह सुनिश्चित करना है कि 90% लोग अपनी HIV स्थिति जान सकें, HIV पॉजिटिव वाले 90% लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें और इनका इलाज तक पहुंच प्राप्त करने वाले 90% लोगों में वायरस के दबाव को कम किया जा सके। ठीक है, तो यह है 90-90-90 यानी 90% लोगों तक इलाज और जानकारी की पहुंच। प्रोजेक्ट सनराइज़ की बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 में प्रोजेक्ट सनराइज़ नामक एक पहल शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में विशेष रूप से ड्रग्स इंजेक्शन जो लोग लेते हैं उनके बीच में जो है HIV के प्रसार से निपटना। ठीक है, जागरूकता फैलाकर। रेड रिबन क्या है, रेड रिबन HIV से संक्रमित लोगों के लिए जागरूकता और समर्थन का सार्वभौमिक प्रतीक है। विश्व एड्स दिवस और इसके दौरान जागरूकता बढ़ाने के लिए रिबन पहनना एक प्रमुख तरीका है। ठीक है, एक तरह से इंडिकेट करना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। दिव्यांगजनों से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। दिव्यांगजन से आशय है दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दोषों वाले व्यक्ति से। 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। क्या सुगम्य भारत अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक पहुँच के लक्ष्य को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। इस टेस्ट में
हमेशा की तरह 10 प्रश्न ऐड किए गए हैं, लेकिन बड़े बड़े स्टेटमेंट और बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ, इसलिए थोड़ा तीव्र गति से चलिएगा जरा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर, डी है इसका आंसर। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 क्या कहता है? दिव्यांगजन से आशय दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दोषों वाले व्यक्ति से है, जिससे उन्हें लोगों से मिलने जुलने तथा समाज में अपनी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी निभाने में बाधा महसूस होती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। कल मनाया जाएगा, आज 2 दिसंबर है। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की कब? 1992 में। देखिए, बात करें सुगम्य भारत अभियान की, तो सुगम्य भारत अभियान सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करने वाला एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान है, जो दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करने तथा स्वतंत्र रूप से जीने एवं एक समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण भागीदारी निभाने में सक्षम बनाता है। ठीक है। तो करेक्ट हो गए तीनों के तीनों स्टेटमेंट। अगले प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से स्वायत्त संस्थान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं? इन तीनों में से कौन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है? भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद भी, वन प्रबंधन संस्थान भोपाल भी। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। देखिए, एक है वन प्रबंधन संस्थान, एक है वन अनुसंधान संस्थान। बहुत कंफ्यूज होते हैं, पीसीएस का फेवरेट है ये। ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में है। और वन प्रबंधन संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, याद रखना। तो देखिए, हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले 5 स्वायत्त संस्थानों को इससे अलग करने तथा 2 अन्य संस्थानों का इसमें विलय करने की सिफारिश की गई है। ये स्वायत्त संस्थान कौन से हैं? भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बेंगलुरु। नंबर गलत पड़ गया क्या? ये 4 होगा। पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई, और यह है 5वां पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और 80% से ऊपर बच्चे लगाते हैं इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका उत्तर है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना औषध विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। वर्ष 2008 में इस योजना की शुरुआत जन औषधि अभियान के रूप में की गई थी। और उल्लेखनीय है कि औषध विभाग भारत सरकार के जो है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। देखिए, जन औषधि अभियान को वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रूप में पुनर्नामित किया गया था। कुछ याद आया? इसका उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के कवरेज को बढ़ाना, ताकि समाज के कमज़ोर वर्गों द्वारा दवाओं पर किए जाने वाले खर्च को कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा टी सेल या टी कोशिकाओं का कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना नहीं, प्रोटीन का संश्लेषण करना नहीं, शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना नहीं, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। तो टी कोशिकाएं एक प्रकार का लसिकाणु है। ठीक है, यानी लिम्फोसाइट, जो थाइमस ग्रंथि यानी थाइमस ग्लैंड में विकसित होता है। ये टी कोशिका ग्राही पर पाए जाने वाले जो एंटीजन है, जो प्रतिजन है, उसकी पहचान करता है। ठीक है। टी कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं मुख्यतः, हाइपर टी सेल और मारक टी सेल। ठीक है, सहायक टी कोशिका और मारक टी कोशिका, यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल और हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल, सहायक टी कोशिका, मारक टी कोशिका। देखिए, सहायक टी कोशिका का तो नाम से पता चल रहा है कि सहायक टी कोशिकाएं जो है प्रतिरक्षा प्रणाली की अन्य कोशिकाओं की मदद करती हैं
जबकि मारक टी कोशिकाओं का काम क्या है? विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं और ट्यूमर को मारने का कार्य करना, है ना। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और जो बाहरी जो घुसता है ना अपने शरीर के अंदर वायरस, वो इसी टी सेल पर जो है प्रभाव डालता है और ये लड़ती हैं, फिर उससे लड़कर मार दिया तो व्यक्ति आरोगी और नहीं मार पाई तो रोगी। 10वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क GGN के संदर्भ में ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क यूनेस्को की पहल है। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क पृथ्वी की भौगोलिक विविधता के संरक्षण हेतु साइटों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करता है। सुर सरोवर यानी कीठम झील ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की सूची में शामिल भारत का एकमात्र भारतीय स्थल है क्या? ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क बिल्कुल यूनेस्को की पहल है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा भी करेक्ट है। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क पृथ्वी की भौगोलिक विविधता के संरक्षण हेतु साइटों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करता है। अभी तक भारत की कोई भी झील को जो है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो तीसरे स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दीजिए, तीसरा गलत है, केवल एक और दो सही है। तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क जिसकी सदस्यता यूनेस्को के लिए अनिवार्य है, कानूनी रूप से गठित एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में और यह एक गतिशील नेटवर्क है। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क साइटों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करता है, जिससे स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ पृथ्वी की भौगोलिक विविधता के संरक्षण के महत्व एवं प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। ठीक है। यूनेस्को के अंतर्गत वैश्विक जियो पार्कों की सूची की बात करें तो अभी तक मतलब जुलाई 2020 तक 44 देशों में ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के साइटों की संख्या 161 हो गई है। और अब तक किसी भी भारतीय साइट को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाल वाला जो सब्सक्राइब बटन है इसके नीचे इसको दबा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।